तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स का ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है। तो उसका हमने इंट्रोडक्शन जान लिया था और उस वीडियो में हमने प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उसके पहले पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी 106 से 124 तक के जो सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम इन सेक्शनों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी आगे लॉ के संबंध में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल सके। करते हैं। तो दोस्तों, जो ये पार्ट है सेक्शन 106 से 124 तक का, ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग के संबंध में, यानी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। यहाँ पर जो सिक्योरिटी ली जाती है व्यक्ति से, जो बॉन्ड भरवा के सिक्योरिटी ली जाती है, वो इसलिए ली जाती है कि वो कोई शांति भंग नहीं करेगा और अपना जो बिहेवियर है उसका जो उसका आचरण है उसको वो ठीक रखेगा, इसलिए उससे सिक्योरिटी ली जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 106, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। तो दोस्तों, ये जो सेक्शन है 106, ये पूरा जुडिशियल नेचर का है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब पूरा ट्रायल लगभग खत्म हो गया है, यहाँ पर व्यक्ति जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्ट हो गया है, तो यहाँ पर ट्रायल में केवल क्या बाकी रह गया है, सेंटेंस सुनाए जाना। तो सेंटेंस सुनाए जाते समय व्यक्ति से क्या किया जा सकता है, यहाँ पर लिया जा सकता है, एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट सियोरिटी फॉर कीपिंग द पीस। तो यहाँ पर उससे शांति कायम रखने के लिए एक बॉन्ड भरवाया जा सकता है। किस समय पर, जब सेंटेंस सुनाई जानी है, सजा सुनाई जाते समय व्यक्ति से ये बॉन्ड भरवाया जा सकता है कि वो शांति भंग नहीं करेगा। तो दोस्तों, इसका ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर व्यक्ति को जब सजा सुनाई जाती है और वो सजा अपनी पूरी भुगत लेगा, जैसे उसे 6 महीने की इम्प्रिजमेंट हुई और वो 6 महीने की कैद काट के आ जाता है बाहर, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या समझता है कि ये जब सजा काट के बाहर आ जाएगा तो ये शांति भंग कर सकता है। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा रहा है शांति भंग के लिए, उसकी जो टाइमिंग शुरू होती है, जो उसकी डेट शुरू होती है वो बॉन्ड की, वो उस दिन होती है जब वो अपनी सजा भुगत लेता है। उसके बाद से जब वो बाहर होता है, जब वो जेल से बाहर होता है, तब उसका ये बॉन्ड एग्जीक्यूट, जो उसने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया है उसकी डेट शुरू होती है। तो दोस्तों, यही इसका पर्पस है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑफेंस दिए गए हैं, इसमें ऑफेंस दिए गए हैं वो हम जान लेते हैं। ऑफेंस बताए गए हैं कि किन किन ऑफेंस के संबंध में ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 8 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो इंडियन पीनल कोड में जो चैप्टर 8 है, मतलब कि लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं जो चैप्टर 8 में बताए गए हैं, उनके संबंध में ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। और इसमें कौन कौन से सेक्शनों को छोड़ के, 153A को छोड़ के, 153B को, 154 को, उनके इन सेक्शनों को छोड़ के और जो भी चैप्टर 8 में है उनके संबंध में बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सब सेक्शन बी की, एनी ऑफेंस विद कंसिस्ट ऑफ इंक्लूडिंग असॉल्ट। तो यहाँ पर असॉल्ट का अपराध के संबंध में, क्रिमिनल फोर्स के संबंध में, कमिटिंग मिसचीफ के संबंध में, इनके संबंध में भी ये बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है कन्विक्शन सेंटेंस सुनाए जाते समय। तो एनी ऑफेंस ऑफ द क्रिमिनल इंटिमिडेशन का जो अपराध है उसके संबंध में भी ये बॉन्ड भरवाया जा सकता है। और एनी अदर ऑफेंस विच कॉज और वॉज इंटेंडेड और नॉन टू बी लाइकली टू कॉज अ ब्रीच ऑफ पीस। तो और कोई अपराध है जो कि इस तरह का है कि उसमें पीस भंग होने की पूरी संभावना है या पीस भंग हुई थी, तो उसमें ऐसा बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बॉन्ड मैक्सिमम इसका जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स। यहाँ पर जो बॉन्ड भरवाया जा रहा है वो कन्विक्ट पर्सन से मैक्सिमम
3 ईयर्स के लिए भरवाया जा सकता है। मतलब जो कोर्ट की डिस्क्रेशन पावर है वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो मैक्सिमम 3 साल के लिए वो ये बॉन्ड भरवा सकता है। तो दोस्तों 106 पूरा एकदम जुडिशियल नेचर का है। अब बात करते हैं सेक्शन 107 की। तो दोस्तों 107 हुआ, 108 हुआ, सेक्शन 109, 110, ये सब एक ही नेचर के हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड भरवाएगा व्यक्ति, यहाँ पर जो शो कॉज नोटिस जारी करेगा वो करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर ये सारे सेक्शनों में शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। शो कॉज नोटिस का ऑर्डर जारी किया जाता है सेक्शन 107 में, सेक्शन 108 में, सेक्शन 109 में, सेक्शन 110 में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम सेक्शन 107, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। यहाँ पर जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये फलाना व्यक्ति ये पब्लिक पीस डिस्टर्ब कर सकता है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर कोई गलत कार्य कर सकता है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलने पर यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है कि ऐसे होने की पूरी संभावना है, तो वो उस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस जारी करेगा। और यहाँ पर उस शो कॉज नोटिस में ये लिखा हुआ कि आप कारण दर्शित करें कि आपसे बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, आपके अगेंस्ट ये इन्फॉर्मेशन मिली है, आप ये कारण दर्शित करें कि आप कारण दर्शित करें, ये बताएं कि आपसे शांति कायम रखने के लिए, मेंटेनेंस पीस करने के लिए क्यों ना आपसे सिक्योरिटी ली जाए, आपसे बॉन्ड भरवा के क्यों ना ऐसी सिक्योरिटी ली जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब कारण है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इन्फॉर्मेशन मिलने के आधार पर उसे लगता है कि ऐसा व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर कोई गलत कार्य, रॉन्ग कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर उससे ये बॉन्ड भरवाने के लिए सबसे पहले उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा, सबसे पहले उसे शो कॉज नोटिस जारी कराया जाएगा कि आप हमें लिखित में बताएं कि आपसे ये बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए। यदि वो संतुष्ट जवाब नहीं देगा तो यहाँ पर उसे बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है कि यदि उसे शो कॉज नोटिस मिला है तो वो उसका जवाब दे। तो दोस्तों यहाँ पर जो जो बॉन्ड भरवाया जाएगा, इसकी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर है। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ये डिस्क्रेशनरी पावर है, तो वो 1 साल के भीतर वो कितनी भी अवधि के लिए ये बॉन्ड भरवा सकता है। तो 1 वर्ष से अधिक के लिए बॉन्ड नहीं भरवा सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम 1 वर्ष है। बात करते हैं सेक्शन 108 की, जो बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है कि वो बॉन्ड को भरे, वो बॉन्ड एग्जीक्यूट करे, तो वो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट किया जाता है जो कि सेडिशियस मैटर फैलाता है, या फैलाने का प्रयास कर रहा है, या किसी को अवॉइड कर रहा है, दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से यहाँ पर ये बॉन्ड भरवाने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कराया जाता है। मतलब शो कॉज नोटिस का मतलब वही है जो हमने पिछले सेक्शन में देखा था कि यहाँ पर उस व्यक्ति से ये कहा जाएगा कि तुम कारण दर्शित करो कि तुमसे यहाँ पर बॉन्ड क्यों ना भरवाया जाए, आपसे बॉन्ड भरवा के ये सिक्योरिटी क्यों नहीं ली जाए कि आप गुड बिहेवियर बनाकर रखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले के सेक्शन में वो पीस के लिए बॉन्ड भरवाया जा रहा था, यहाँ पर गुड बिहेवियर के लिए यहाँ पर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर केवल अभी शो कॉज नोटिस जारी हो रहा है। अभी उस व्यक्ति को जिसके अगेंस्ट ये शो कॉज नोटिस जारी किया है उसको जवाब देना बाकी है। उसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो भी 1 ईयर का है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेक्शन 109, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन। यहाँ पर जो सिक्योरिटी ली जा रही है, शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है कि व्यक्ति सिक्योरिटी दे, बॉन्ड भर के सिक्योरिटी दे, वो किसके अगेंस्ट दिया जा रहा है? वो दिया जा रहा है सस्पेक्टेड पर्सन के। तो सस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर बताया गया है जो कि अपने आप को छुपा रहा है, अपने आप को कंसीलमेंट कर रहा है कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सके, कोई बड़ा अपराध वो कर सके, इसीलिए वो अपने आप को छुपा रहा है।
यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने आप का कंसीलमेंट कर रहा है और वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, और मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो इस तरह का बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने के लिए सो कॉज नोटिस जारी कर सकता है। तो दोस्तों ये सेम वैसे ही जैसे कि सेक्शन 107, 108 में हमने पढ़ा, वैसे ही इसमें भी सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। और ये गुड बिहेवियर बनाए रखने के लिए ये उसे बॉन्ड भरना पड़ेगा, जैसा उसे सो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 110 की, सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर। तो यहाँ पर सेक्शन 110 में बात की गई है हैबिचुअल ऑफेंडर की। आप जानते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब जो 10 नंबरी, जिसको हम 10 नंबरी से आते हैं, आते जाते किसी के कुछ भी, वो हमेशा इस तरह के अपराध, एक ही जैसे अपराध करता रहता है। यहाँ पर जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति बाय हैबिट क्या है, रॉबर है या हाउस ब्रेकर है या थीफ है या फॉर्जरी करता है, वो उसकी क्या है, ये हैबिट है, लूट करना, हाउस ब्रेक करना, चोरी करना और या फोर्जरी करना, ये उसकी हैबिट है। और बी सेक्शन में बताया गया है, इसके सब सेक्शन बी में, इज बाय हैबिट आर रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंग द सेम टू हैव बीन स्टोलन। तो उसकी ये हैबिट है कि वो चुराई हुई संपत्ति को खरीद लेता है, अपने पास रख लेता है या उसको बेच देता है, जानते हुए कि ये चुराई हुई संपत्ति है, वो ऐसा करता है। सी में बताया कि सबसेक्शन सी में बताया गया है हैबिचुअली प्रोटेक्ट्स और हार्बोर थीव्स और एड्स इन दी कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वो हैबिचुअली क्या कर रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, जो चोर हैं, चोरों को प्रोटेक्ट करता है, उनको हार्बोर करता है, मतलब कि उनको संरक्षण देता है, उनकी सुरक्षा करता है। सबसेक्शन डी में बताया गया है हैबिचुअली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट और अबेट्स द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, एब्डक्शन, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिसचीफ और एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 12 ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो यहाँ पर वो हैबिचुअली क्या करता है, यहाँ पर वो हैबिचुअली किडनैपिंग करता है, एब्डक्शन करता है या फिर एक्सटॉर्शन या चीटिंग और या मिसचीफ का अपराध करता है या उसे अपराध करने का प्रयास करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऑफेंस बताए गए हैं, इसी के साथ और कई ऑफेंस इस सेक्शन में बताए गए हैं, तो आप इसको पूरा अपने आप पढ़ें। तो जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके जुरिडिक्शन में ऐसा कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है और उससे इस तरह की सिक्योरिटी लेना बहुत आवश्यक है, तो वो यहाँ पर सिक्योरिटी ले सकता है, यहाँ पर उससे बॉन्ड भरने के लिए कह सकता है कि वो बॉन्ड भर के अपनी सिक्योरिटी दे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जो बॉन्ड जारी रहेगा वो है 3 साल। तो दोस्तों आप देख लेते हैं सेक्शन 111। तो दोस्तों जो सेक्शन 111 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंडेटरी प्रोविज़न है। तो दोस्तों ये सेक्शन 107, 108, 109, 110 के अंतर्गत जो सो कॉज नोटिस जारी किया गया था उसी के संबंध में डिटेल में बताता है कि यहाँ पर जो सो कॉज नोटिस जारी किया गया इन चारों सेक्शनों के अंतर्गत, तो उस नोटिस में ये सब चीज़ें डिटेल में लिखी जाएंगी। क्या ये सब चीज़ें, सबसे पहले तो ये रिटन ऑर्डर होना चाहिए, और दूसरा सेटिंग फॉर द सबस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन जो रिसीव्ड की गई है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जो इंफॉर्मेशन मिली है वो यहाँ पर बतानी चाहिए कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या आरोप हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिली है वो उसमें बतानी चाहिए। तो यहाँ पर सबस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन देना एज अ फंडामेंटल राइट है, क्योंकि व्यक्ति को यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी कि तुम्हारे अगेंस्ट क्या आरोप हैं, तो वो किस तरीके से अपना डिफेंस करेगा, किस तरीके से सो कॉज नोटिस का जवाब देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये किया जाएगा और क्या किया जाएगा, द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो कितने अमाउंट का उसे पर्सनल बॉन्ड देना है ये बताया जाएगा। द टर्म फॉर विच इट इज़ टू बी इन्फोर्स, तो कितने समय के लिए उसे बॉन्ड भरना है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने समय के लिए बॉन्ड भरना है ये उसे यहाँ पर बताना पड़ेगा। और इसके के साथ ही यदि विथ सियोरिटी ये बॉन्ड भरवाया जा रहा है विथ सियोरिटी और भी जमानती की ज़रूरत है, तो यहाँ पर किस तरह के जमानती चाहिए और कितनी राशि के वो जमानत देंगे, तो ये सब भी उसमें लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 111 है ये सेक्शन 111
107, 108, 109, 110 में जो बताया गया है उसी को और डिटेल में एक्सप्लेन करता है कि इसमें जो नोटिस जारी किया गया है सुको वो लिखित रूप से होगा और उसमें ये चीज़ें डिटेल में होंगी, जो कि आमतौर पर सभी जो लीगल नोटिस हैं उनमें ये होती है। चाहे आप 41A का जो अरेस्टिंग वाला, यहाँ पर अरेस्ट नहीं की जाती है व्यक्ति की, 41A का जो नोटिस जारी किया जाता है उसमें भी सेम चीज़ें, सब चीज़ें लिखी जाती हैं जिससे कि व्यक्ति को पता चल सके कि उसके अगेंस्ट क्या इन्फॉर्मेशन मिली है। यही सब बताया गया है सेक्शन 111 में। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेक्शन 112, प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। तो यहाँ पर यदि वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट सो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आ जाता है, वो कोर्ट में उपस्थित है, तो यहाँ पर क्या होगा, पर क्या है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट सो कॉज नोटिस जारी किया गया था, सेक्शन 107 हो या फिर सेक्शन 100 हो या 109 या 110, तो यहाँ उसके अगेंस्ट जो सो कॉज नोटिस जारी किया गया था वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आ जाता है। तो उसको क्या करा जाएगा, क्या किया जाएगा, इट शैल बी रीड ओवर टू हिम। तो जो ऑर्डर जारी किया गया था उसके अगेंस्ट, सो कॉज ऑर्डर जारी किया गया था उसके अगेंस्ट, तो उसको उसे रीड करके उसको बता दिया जाएगा। और यदि वो व्यक्ति ये चाहेगा कि मुझे को ये समझाया जाए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इट इज मैंडेटरी प्रोविजन, सेक्शन 110 इज द मैंडेटरी प्रोविजन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेक्शन 113 की, समन और वारंट इन द केस ऑफ पर्सन नॉट सो प्रेजेंट। यदि व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ये सो कॉज नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस में जो डेट लिखी थी उस पर यदि उपस्थित नहीं होता है तो उसे क्या करा जाता है, उसके लिए यहाँ पर उसे समन जारी किया जा सकता है, और यहाँ पर यदि मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्यक्ति कोई शांति भंग कर सकता है, कोई दंगा फसाद करवा सकता है, तो यहाँ पर व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट इशू कर देगा। यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है इसलिए यहाँ पर वारंट इशू कर देगा। अब बात करते हैं सेक्शन 114 की। तो यहाँ पर जो समन या वारंट जारी किए जा रहे हैं, व्यक्ति के अगेंस्ट जो समन और वारंट जारी किए जा रहे हैं, तो उसमें जो सो कॉज ऑर्डर था उसकी कॉपी भी लगी होगी। तो ये सेक्शन 114 बात करता है। सो सेक्शन 112, 13, 14, तो आपको इसको क्या करना, ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है इन सेक्शनों में, इसको आपको इमेजिनेशन करके पढ़ना है। जैसे कि प्रैक्टिकल में चीज़ें हो रही हैं उसको इमेजिनेशन करके पढ़ना है, तभी आप इन सेक्शनों को समझ पाएंगे, नहीं तो ये थोड़ी दिक्कत करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 115 की, पावर टू डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये सो कॉज नोटिस जारी किया गया है उसको उसकी पर्सनल अटेंडेंस से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, मतलब कि उसे कोर्ट पर प्रत्येक डेट पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने एडवोकेट के माध्यम से काम करवा सकता है, कार्रवाई करवा सकता है। तो दोस्तों ये है सेक्शन 115। अब सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 110 के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 116। तो दोस्तों ये 160 क्या है, इंक्वायरी एज टू ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पूरा जो मैटर है वो पूरा इंक्वायरी के ऊपर टिका हुआ है कि इंक्वायरी जो होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हो, गवाहों के आधार पे हो, तो जो शॉर्ट में जो इंक्वायरी होगी, यहाँ पर जो इंक्वायरी होगी वो ऐसी होगी जैसे कि समन केसेस का जो ट्रायल होता है उसके समान यहाँ पर ये इंक्वायरी होगी। तो यहाँ पर कोई बड़ा ट्रायल नहीं चलता है, यहाँ पर इंक्वायरी चलती है। तो ये इंक्वायरी के आधार पर ही तय होता है कि इन्फॉर्मेशन ठीक थी या नहीं थी। यदि इन्फॉर्मेशन ठीक पाई जाती है इंक्वायरी में तो व्यक्ति को बॉन्ड भरना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूट बॉन्ड करना ही पड़ेगा। और यदि ये पाया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन झूठी थी, व्यक्ति अपने जवाब के आधार पर ये सेटिस्फाई कर देता है, गवाहों के आधार पर ये सेटिस्फाई कर देता है कि मेरे अगेंस्ट ये झूठी इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरे द्वारा ऐसी कोई शांति भंग करने की कोई संभावना नहीं है, मेरे द्वारा ऐसा गलत आचरण करने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट जो आ रहा है वो उस व्यक्ति के पक्ष में आ रहा है। यहाँ पर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये सो कॉज नोटिस जारी किया गया, तो यहाँ पर उससे कोई बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा और कार्रवाई यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो इस सेक्शन के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि
विद इन 6 मंथ के अंदर ये इंक्वायरी यदि पूरी नहीं होती, ये प्रोसेस यदि पूरा नहीं होता है इंक्वायरी का, तो यहाँ पर ये कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी। कोई बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं है 6 मंथ में यदि ये कार्रवाई यदि पूर्ण नहीं होती है। तो यहाँ पर इसका बस एक एग्जम्पशन है, वो बहुत ही कम स्थितियों में होता है प्रैक्टिकल तौर पे, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कोई स्पेशल रीज़न लगता है कि आगे कार्रवाई जारी रखी जाए, कि 6 महीने में यदि इंक्वायरी नहीं हुई तो आगे भी इंक्वायरी के लिए समय बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर वो स्पेशल रीजंस बता सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि वो 6 महीने के बाद भी कार्रवाई जारी रखता है स्पेशल रीजंस बता के, तो यहाँ पर सबसेक्शन 7 आता है पिक्चर में। तो यहाँ पर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट ऑफ सेशन जज को वो एप्लीकेशन दे सकती है। इस सेशन जज को एप्लीकेशन दे सकती है कि ये जो डायरेक्शन है इसको वैकेट किया जाए, इसको बिल्कुल टाला जाए, ये बिल्कुल इलीगल है। इस तरह से वो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकती है कि इस कार्रवाई को बंद किया जाए। और यहाँ पर जब इंक्वायरी के बीच में जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि व्यक्ति की गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यहाँ पर यदि 6 महीने के भीतर इंक्वायरी पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति के अगेंस्ट ये कार्रवाई सब समाप्त हो जाएगी, और व्यक्ति यदि कस्टडी में तो उसे कस्टडी से छोड़ दिया जाएगा। केवल इसका एक्सेप्शन क्या है, वो स्पेशल रीजंस का है, और स्पेशल रीजंस के आधार पे भी यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस कार्रवाई को आगे रखता है तो आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं इस डायरेक्शन को समाप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा सिक्योरिटी प्रोसीडिंग का ये चैप्टर था वो हमने ये डिस्कस किया। हम आशा करते हैं कि आपके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और तो दोस्तों इसको चलते चलते एक बार शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, सेक्शन 107, 108, 109, 110 इनके अंतर्गत जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है या कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर है या जो भी इनके अंतर्गत ग्राउंड्स बताए गए हैं, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है व्यक्ति के अगेंस्ट, तो यहाँ पर वो उसे शो कॉज नोटिस जारी करता है। शो कॉज नोटिस का मतलब है कि वो उससे अपेक्षा करता है कि वो इसका जवाब दे। जो उससे शो कॉज नोटिस जारी करा गया है कि आपसे सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए, आपसे शांति कायम रखने की सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए, आपसे गुड बिहेवियर बनाए रखने की सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए, बॉन्ड भरवा के सिक्योरिटी क्यों ना ली जाए। तो यहाँ पर इन सेक्शनों के अंतर्गत केवल क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। और सेक्शन 111 है वो इन चारों सेक्शनों के बारे में बताता है कि इन चारों सेक्शनों के अंतर्गत जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उनमें जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है वो लिखित रूप से होगा। उसमें सबस्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी। सबस्टेंस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाएगी उसके संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वो अपना डिफेंस कैसे करेगा, वो इस शो कॉज नोटिस का जवाब कैसे देगा। और उसके अंतर्गत यदि बॉन्ड भरवाने की मांग की गई है, सिक्योरिटी मांगी गई है, तो कितने अमाउंट की सिक्योरिटी मांगी जा रही है उसका अमाउंट लिखा होना चाहिए उसमें। और उसके साथ ही यहाँ पर यदि वो विद सिक्योरिटी है, यहाँ पर जमानतियों की ज़रूरत है, तो जमानती किस प्रकार के होंगे, क्या उनका क्लास होगा, तो वो सब चीज़ें बतानी होंगी कि जमानती जैसे 50-50 हज़ार के होंगे, कितने के होंगे, वो चीज़ें उसमें नोटिस में लिखनी होगी। तो दोस्तों ये सेक्शन 111 है, ये चारों पर अप्लाई करता है, उसी को ये थोड़ा सा डिटेल में बता देता है। और सेक्शन 112, 13, 14 ये आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी है। और 115 की जो बात आती है, 150 में आपकी वो पर्सनल अटेंडेंस, जो जिस व्यक्ति के अगेंस्ट ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया है उसको वो पर्सनल अटेंडेंस से उसको एग्जेम्प्ट कर सकता है, यानी वो अपने एडवोकेट के माध्यम से डेट पर उपस्थित हो सकता है, उसे खुद उपस्थित होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसे एग्जेम्प्ट कर देता है, कारण देखकर उसे एग्जेम्प्ट कर देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन इसके बाद आता है 116। तो ये पूरा इंक्वायरी का प्रोसेस है और इसी इंक्वायरी के आधार पर पूरा रिजल्ट निकलेगा कि इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत थी। तो इस इंक्वायरी को 6 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। यदि ये 6 महीने में कंप्लीट नहीं होती तो सारी कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी
कोई बॉन्ड भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको यदि आपके अगेंस्ट ये नोटिस जारी किया गया है, शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। बस इसमें एक एग्जाम्पशन ये है कि स्पेशल रीज़न के जरिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकता है इस कार्रवाई को, इस इंक्वायरी की कार्रवाई को आगे चलते रहने का। तो उस स्थिति में आपको एक राइट मिल जाता है कि आप कोर्ट ऑफ सेशन जा सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन दे सकते हैं इस पूरी कार्रवाई को ख़त्म कराने के लिए। आप उसमें लिख सकते हैं कि ये पूरी कार्रवाई इलीगल हो रही है मेरे अगेंस्ट, मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। आपका एडवोकेट उसे एकदम अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करके कोर्ट ऑफ सेशन में उसको प्रेजेंट कर देगा। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये सिक्योरिटी प्रोसीडिंग के संबंध में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।